गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह टेस्ट नंबर 112 यूपीपीएससी के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर यानी हिस्ट्री के प्रश्नों पर, उसमें भी हम एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों पर। ये टेस्ट हो गया है लेट मॉर्निंग में आना था, लेकिन हो गया है आफ्टरनून। तो बिना किसी देरी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 प्रश्न होंगे इसमें। जितने भी स्टूडेंट उत्तराखंड पीसीएस वाले हैं वो भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। एक ही जैसी होती है जीएस, करंट अफेयर्स भी एक ही जैसी होती है, ठीक है। सवाल अगर बदलते हैं तो अपने स्टेट से रिलेटेड, उत्तराखंड में उत्तराखंड का पूछेगा, यूपी में यूपी का। पहला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन करता था राजस्व को इकट्ठा? मौर्य मंत्रिपरिषद में समाहर्ता, अंतपाल, प्रदेष्टा या इनमें से कोई नहीं? समाहर्ता करता था। तो मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने का जो काम है वो समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। जो अंतपाल है वो सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, और प्रदेष्टा जो है वो विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक था। क्वेश्चन नंबर 2 है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। वर्तमान में पाकिस्तान में है ये। तो तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर के लोग अध्ययन करने को आते थे। और तक्षशिला विश्वविद्यालय में किसकी पढ़ाई होती थी? वेद वेदांत की, अष्टादश विद्याएं, दर्शन, व्याकरण, अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध विधा, ठीक है, शस्त्र संचालन, ज्योतिष, आयुर्वेद, ललित कला, हस्तविधा, अश्वविधा, मंत्र विधा, विविध भाषाएं, शिल्प आदि की शिक्षा जो है विद्यार्थी यहाँ कर प्राप्त किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिए जाने वाला एक जुर्माना था। किस चीज पर लगता था ये जुर्माना? मंदिर को गंदा करने पर, कूड़ा फेंकने पर, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, या फिर पीने के पानी को गंदा करने पर? यह लगता था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। तो पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन में सड़क पर जल और कीचड़ इकट्ठा करने या कीचड़ फेंकने के कारण लिए जाने वाला जुर्माना था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या था? क्या है सीता? सीता है राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था जो है सीताध्यक्ष द्वारा की जाती थी, और इससे प्राप्त होने वाली आय को सीता कहा जाता था। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से भाग एवं बलि थे? सैनिक विभाग, राजस्व के स्रोत, धार्मिक अनुष्ठान या प्रशासकीय विभाग? भाग एवं बलि ये राजस्व के स्रोत थे। तो भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व व्यवस्था के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के भाग का अधिकारी था, और इस कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। इस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में इससे नहर निकाली। शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों कार्यों का वर्णन है। नंबर 7 पर आ जाइए। अंतिम मौर्य सम्राट निम्नलिखित में से कौन था? ये प्रश्न यूपी के एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, हमने टेस्ट में भी कई बार कराया है। इसका उत्तर है बृहदत्त। तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या करके इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। नंबर 8 पर आ जाइए। उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था किसने? उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे कुषाणों ने। तो उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक राजाओं ने करवाया था, और इन्हें नियमित रूप से
एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का जो श्रेय है वो कुषाणों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं तांबे दोनों प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था किसने? विम कडफिसेस ने। कुषाण वंशीय विम कडफिसेस, जो कि कनिष्क प्रथम का पिता भी था, उसने भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है? बुद्ध का अंकन हुआ है कनिष्क, ठीक है, यानी कुषाण शासक कनिष्क सिक्कों पर। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर जो है बुद्ध का अंकन मिलता है। सीधे सीधे याद रखिएगा। नंबर 11 पर आ जाइए। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था? बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी, रुद्रदामन प्रथम ने। तो जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए, मतलब बिना मजदूरी के बलपूर्वक कराया जाने वाला काम, ठीक है, और मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर किया था उसने। 12वां प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है कठियावाड़ के रुद्रदामन। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है और इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वसुदेव दोनों अंकित हैं? संकर्षण एवं वसुदेव दोनों अंकित हैं अगाथोक्लीज के सिक्कों पर। देखिए, हिंद यवन शासक मिनांडर की मृत्यु के उपरांत क्या हुआ, उसका जो पुत्र था स्टेट्रा प्रथम वो अवयस्क था। फिर इसकी पत्नी अगाथोक्लिया या अगाथोक्लीज ने शासन को संभाल लिया और अगाथोक्लीज द्वारा यानी इसकी पत्नी के द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों पर संकर्षण यानी बलराम और वसुदेव के चित्र अंकित हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अगाथोक्लीज। नंबर 14 पर आ जाइए। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि निम्नलिखित में से क्या है? कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की जो तिथि है वो है 81 ईस्वी। तो कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी है और यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राजारोहण के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। नंबर 15 पर आ जाइए। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? अयोध्या लेख से मिलती है। तो पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का सेनापति था। इसने 184 ईसा पूर्व में बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। अयोध्या लेख से यह ज्ञात होता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का संरक्षक कहा जाता है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर है गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कहा कि उसने विच्छिन्न होते 4 वर्णों वाले व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर को रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। नंबर 17 पर आ जाइए। शेमुक निम्नलिखित में से किस वंश का संस्थापक था? सातवाहन वंश। तो डी करेक्ट हो जाएगा। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम शेमुक मिलता है। नंबर 18 पर आ जाइए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं गांधार शैली।
तो भारतीय यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गांधार शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे और इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरीय चट्टान यानी शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? मौर्य मूर्तिकला, मथुरा मूर्तिकला, भरहुत मूर्तिकला या गांधार मूर्तिकला? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, गांधार मूर्तिकला। तो गांधार कला में सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियां बनाने में किया जाता था। मथुरा कला में भी इसी के अनुसरण पर शिष्ट का प्रयोग किया जाता था। नंबर 20 पर आ जाइए। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, कौन था वो? पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, डेरियस प्रथम था वो। तो ईरानी शासक डेरियस प्रथम ने सबसे पहले भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। सीधे सीधे नाम याद रखिएगा ये। तो ये 20 प्रश्न थे एनसीईआरटी हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।